शाओ बॉचन एल्डर ज़ाओ के पास जाता है और वो देखता है कि उनकी सांसें भी चल रही होती हैं। फिर वो एल्डर ज़ाओ को पकड़ लेता है और एल्डर ज़ाओ बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये ट्रैप था तुम्हें यहाँ पर लीड करने का। शाओ बॉचन कह रहा होता है कि आप इसकी चिंता मत करो, मुझे पहले आपको हील करने दो। तभी शाओ बॉचन को चेंग तोंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो कह रही होती है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि जो उसकी मेरिडियन है वो ब्रेक हो गई हैं। लेकिन शाओ बॉचन एल्डर ज़ाओ को हील कर रहा होता है। जब वो हील नहीं होते फिर वो अपने ब्लड ऑरा का यूज़ करता है हील करने के लिए। हील करते दौरान शाओ वॉचन एल्डर ज़ाओ से बोल रहा होता है कि आपको सुनाई दे रहा है हमारे क्लैरियन की आवाज़ जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हम बहुत ही जल्द वॉर जीतने वाले हैं और पेट्रियार्क ने भी ऑर्डर दे दिया है। लेकिन तभी एल्डर ज़ाओ की सांसें रुक जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर शाओ वॉचन एल्डर ज़ाओ को एक चट्टान के सहारे लेटाता है और उनके साथ में उनका फेनिक्स भी वहीं पर लेटा देता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि एल्डर ज़ाओ और फेनिक्स तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। चेंगतोंग बोल रही होती है कि तुम गुड बाय बोल सकते हो क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीज़ें बोलनी है। शाओ वचन की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वो चेंगतोंग के पास जा रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। चेंगतोंग भी लगातार अपने रूट्स के पार्ट से अटैक कर रही होती है शाओ वचन पे। फिर भी वो रूट शाओ वचन को नहीं रोक पाते। फिर वो दोनों अपना पंच मारते हैं एक दूसरे पे। शाओ वचन के पंच की पावर ज़्यादा ताकतवर होती है, इसी वजह से जो चेंगतोंग होती है वो दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर चेंगतोंग खड़ी होती है और कह रही होती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर और पावर का यूज़ करना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने वेजिटल साइकिक आर्ट का यूज़ करते हैं जिससे कि शाओ वचन के चारों ओर एक रूट का बवंडर बन जाता है। शाओ वचन अंदर कैद हो गया होता है। जो अंदर की रूट होती है वो लगातार शाओ वचन पर अटैक कर रही होती है और तभी एक रूट जाके उसके शोल्डर के अंदर घुस जाती है। शाओ वचन अपने ऑरा और स्पिरिचुअल आर्म का यूज़ करता है। फिर वो उस बवंडर को ब्रेक कर देता है। चेंगतोंग को स्पिरिचुअल आर्म ने जकड़ रखा होता है और वो उसे दूर जाकर फेंक देता है। चेंगदोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। इसके बाद वो शाओजन से कह रही होती है कि भले ही तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन जो तुम्हारा स्पेल था वो काफ़ी वियर्ड है। तुम सिर्फ एक धर्मा कल्टिवेटर है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? अचानक से चेंगदोंग की जो इंजरी होती है वो अपने आप हील हो जाती है। फिर वो अपनी डार्क रूट से अटैक करती है शाओ वचन पे। उसी टाइम शाओ वचन भी वेजिटेशन पावर का यूज करता है और उसकी रूट को रोक लेता है। चेंगदोंग की पावर कम हो रही होती है, इस वजह से उसे मदर ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। शाओ वचन कह रहा होता है कि तुम्हें भले इस ईवल ट्री की हेल्प लेनी पड़ी हो लेकिन बचपन से मेरे पास हेवन की पावर है। ये कहने के बाद वहाँ पर एक ऑरा का ब्लास्ट होता है और चेंगदोंग दूर जाकर गिर जाती है। चेंगतोंग गुस्से में कह रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम तो लोअर रीजन से बिलोंग करते हो और मैं तो अपर स्ट्रीम की कल्टीवेटर हूँ। तुम्हारे जैसा पर्सन रियल में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तुम्हारी उम्र इतनी कम है फिर भी जो तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो मेरे जितना ही है। मैं बार बार एक डाउन स्ट्रीम के कल्टीवेटर से ह्यूमिलेट कैसे हो सकती हूँ? ये कहकर कुछ शाओ वजन की और गुस्से से देखती है। उसके ब्रेन में एक स्टोन होता है जो कि शाइन करने लग जाता है। फिर वहाँ पर एक ऑरा का ब्लास्ट होता है और शाओ वजन दूर जाकर गिर जाता है। इधर अंकल ली लीशु से फाइट कर रहे होते हैं और वो अंकल ली से बोल रहा होता है कि भले तुमने फाउंडेशन ब्रेक कर दी है लेकिन तुम्हें भी हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। तभी उसे दूसरी ओर चेंगतोंग का ऑरा फील होता है। अब शाओशन खड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि चेंगतोंग सैक्रिफाइशियल फेक एल्केमी का यूज़ कर रही होती है। इस मेथड में वो अपनी पूरी बॉडी को ईवल ट्री को सौंप देती है। ईवल ट्रू की रूट चेंगतोंग से अटैच हो रही होती है। फिर वो शाओशन से बोल रही होती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अपर स्ट्रीम की पावर क्या होती है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतने यंग और मेरी सीक्रेट टेक्निक का सामना कर पाओगे। ये कहने के बाद वो शाओजन पर अटैक करती है और कई सारी रूट आकर शाओजन को जकड़ लेती हैं। चेंगतुंग शाओजन को देखकर हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि इस रूट की पावर नैन्सन सोल के कल्टीवेटर जितनी है। फिर अचानक से कई सारी रूट आपस में अटैच होती है और एक वेपन तैयार होता है और वो वेपन शाओजन पर अटैक करने जा रहा होता है। फिर शाओजन अपने राइट हैंड का यूज़ करता है और वहाँ पर रिवर तोंगतियान का एक छोटा सा हिस्सा ले आता है जिससे कि वो उस अटैक से बच जाता है। शाओ वचन रूट की जकड़ से छूट गया होता है और उसके चारों ओर रिवर तोंगतियान होती है। इसके बाद वो चेंगतोंग से बोल रहा होता है कि तुम ही सिर्फ सीक्रेट टेक्निक यूज़ नहीं कर सकती हो, मेरे पास भी सीक्रेट टेक्निक है। फिर वो तोंगतियान रिवर से चेंगतोंग पर अटैक करता है और चेंगतोंग आसमान की ओर चली जाती है। आसमान तक पहुंचने के बाद जितने ही बादल वहां पर होते हैं वो सारे रेड कलर में चेंज हो जाते हैं और जिस जगह पर चेंगतोंग होती है उसी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो तैयार हो जाता है। ये देखकर लीशु चेंगतोंग के पास जा रहा होता है और उसका पीछा कर रहे होते हैं अंकल ली। उस टोर्नेडो के सेंटर में से दो उंगलियां बाहर निकल रही होती हैं। उसे देखकर लिंच एक्टिव पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि उसने ये टेक्निक दोबारा इंप्रूव कर ली है। जो अपर स्ट्रीम का कल्टीवेटर अपने टीचर के साथ ये फाइट देख रहा होता है वो कह रहा होता है कि मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ उसकी पावर से, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा मॉन्स्टर छुपा हुआ है। उस डिसाइपल के टीचर कह रहे होते हैं कि अगर ये पूरे बीच का क्लॉक को सम्मन कर सकता है तो शायद मुझे डर है कि पूरा ईस्टर्न मेरिडन उससे कांपने लग जाएगा।
उस बीस्ट के क्लॉ की 2 फिंगर चेंगतोंग की ओर जारी होते उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर चेंगतोंग चिल्लाकर बोल रही होती है ली शू से कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन जब तक ली शू चेंगतोंग की ओर देखता है तभी शाओ वचन अपने हैंड को नीचे की ओर पुश करता है और जो क्लॉ की 2 फिंगर्स होती हैं वो भी चेंगतोंग को पुश करती हैं। वो पुश इतना पावरफुल होता है कि आसपास का सारा फॉरेस्ट तबाह हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सर्कल बन जाता है। ये देखकर लीशु वहाँ पर कुछ डिसाइपल को बुलाता है और अंकल ली को वहीं पर रोकने के लिए कहता है। डिसाइपल अंकल ली को रोक रहे होते हैं और लीशु चेंगतोंग के पास जा रहा होता है। चेंगतोंग ग्राउंड पे क्रॉल कर रही होती है। फिर शाओ वचन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ से ही मेरा रिवेंज खत्म होगा। ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन तभी लीशु वहाँ पर पहुँच जाता है और वो शाओ वचन को एक पंच मारता है। फिर लीशु चेंगतोंग की ओर देखता है। वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि चेंगतोंग की जो आधी बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। लीशु चेंगतोंग के पास जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारी सांसें मदर ट्री की वजह से चल रही हैं। अचानक से वो चेंगतोंग का गला पकड़ता है और उसे दबाकर बोल रहा होता है कि मुझे ये करना ही होगा, इससे तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। फिर वो नेक पे प्रेशर बढ़ा देता है और चेंगतोंग की डेथ हो जाती है। अब उसकी बॉडी डिसअपेयर हो गई होती है। फिर ल्यूशु खड़ा होता है और शाओ वचन से कह रहा होता है कि वो मेरी ताउस पार्टनर थी, मैं काफ़ी उदास भी हूँ और साथ ही मैं काफ़ी गुस्से में भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपने स्पिरिचुअल क्लॉ से अटैक करता है। इधर से शाओ वचन भी अपने ट्राइपॉड का यूज़ करता है क्लॉ को रोकने के लिए, लेकिन क्लॉ की पावर ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो ट्राइपॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है और शाओ वचन दूर जाकर गिर जाता है। अब शाओ वचन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके मुँह से ब्लड निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो फिर मुझे लड़ना होगा। ल्यूशु कह रहा होता है कि तुम मुझसे कॉम्पिटिट करना चाहते हो। फिर वो अचानक से स्काई की ओर जाता है और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है। फिर शाओ वचन भी खड़ा होता है और वहाँ पर अपनी शूरा बॉडी को समन करता है। शूरा को जैपनीज में अशुरा भी कहा जाता है और साथ ही में वो एक डेमी गॉड भी होता है और इस बॉडी का यूज़ कल्टिवेटर तब करते हैं जब उनके पास फाइट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। शाओ वचन ने अपनी असुरा बॉडी को समन कर लिया होता फाइट करने के लिए, लेकिन जो ल्यू शू का ड्रैगन होता है वो उस बॉडी को चारों तरफ से जकड़ लेता है। इस वजह से शाओ वचन पे उसका असर हो रहा होता है। तभी शाओ वचन अपना अम्ब्रेला निकालता है उस ड्रैगन को रोकने के लिए, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं रोक पाता और उस अम्ब्रेला के 10 पीसेस हो जाते हैं। फिर जो ड्रैगन की स्पिरिट होती है वो शाओ वचन की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस वजह से शाओ वचन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। कुछ ही देर बाद शाओ वचन किसी तरीके से खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ल्यूशु काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि शाओ वचन के चारों ओर एक अलग तरीके का ऑरा होता है। शाओ वचन के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, तभी वो अपनी 2 फिंगर को मूव करता है और कई सारी स्पेशल स्वॉर्ड आकर ल्यूशु पर अटैक करती है। ल्यूशु सारी स्वॉर्ड को रोक लेता है। फिर शाओ वचन कह रहा होता है कि मैं सिर्फ अपने ब्लड को रिलीज करना चाहता था। इसके बाद शाओ वचन उसे रोकने के लिए टालिस्मन पेपर निकालता है। ल्यूशु सारी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है और गुस्से में कह रहा होता है कि तुम सिर्फ अपनी मौत को टाल रहे हो। ये कहने के बाद जितने भी टालिस्मन पेपर उसकी ओर आ रहे होते हैं वो उन सबको रोक देता है बड़ी आसानी से। और जैसे ही वो सारे पेपर ब्लास्ट होते हैं तभी शाओ वचन बीच में से अपनी शूरा बॉडी को समन करता है और डायरेक्टली अटैक करता है ल्यूशु पे, लेकिन ल्यूशु उसे रोक लेता है। फिर शाओ वचन ब्रोकर रोड लॉक का यूज़ करता है। इस बार ल्यूशु शाओ वचन का हाथ पकड़ लेता है और बुरी तरीके से मरोड़ देता है। शाओ वचन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सर ल्यूशु के सर में मार देता है। इस वजह से ल्यूशु का गुस्सा बढ़ जाता है। फिर वो शाओ वचन को चारों ओर घुमाता है और ज़मीन की ओर फेंक देता है। ज़मीन पर गिरने के बाद ल्यूशु शाओ वचन के पास जाता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़ के उसे ज़मीन पर घसीट रहा होता है। एक जगह पर आकर वो रुक जाता है और शाओ वचन को साइड में फेंक देता है। उसके पहुंचने से पहले ल्यूशु वहां पर पहुंचता है और उसे किक मारकर ऊपर की ओर भेज देता है। शाओ वचन के ऊपर पहुंचते ल्यूशु वहां पर पहले ही पहुंच जाता है और वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है शाओ वचन से, जिससे कि शाओ वचन ज़मीन पर गिर जाता है। अब शाओ वचन उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम जिंदल रियलाम में हो, फिर भी तुम्हारा फुल ब्लो मुझे नहीं मार पाया है। इस बात से लीशु चिढ़ जाता है। फिर वो शाओ वचन को गर्दन से पकड़ता है और उस पर प्रेशर दे रहा होता है। उसी टाइम अंकल ली के साथ और भी कई कल्टीवेटर शाओ वचन की हेल्प करने आ रहे होते हैं। उसी टाइम लीशु अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबको रोका जाए। फिर वहाँ पर बीच में से एक बहुत ही बड़ा ट्री आता है और वो उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इधर शाओ वचन की गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा होता है, तभी वो अपनी 2 फिंगर साइड में मूव करता है। वहाँ पर अम्ब्रेला का 10 पीस मूव होने लग जाते हैं और वो ल्यूशु के हाथ पर आकर रुक जाते हैं। वो 10 पीस इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं कि ल्यूशु को अपना हाथ दूर रखना पड़ता है शाओ वचन की बॉडी से। दूर जाकर ल्यूशु पूछ रहा होता है कि ये किस टाइप का वेपन है। शाओ वचन कह रहा होता है कि मैं जितना मर्जी ऑरा एब्जॉर्ब करूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ। मैं अपनी वाइटलिटी से फाइट नहीं कर सकता, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। अगर मुझे तुम्हें हराना है तो फिर मैं अपने सर्वाइवल के लिए ग्रीडी नहीं हो सकता हूँ। ये कहने के बाद वहाँ पर एक हेवनली ट्राइबुलेशन स्टार्ट हो जाता है। हेवनली ट्राइबुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कल्टीवेटर के ऊपर कई सारी हेवनली स्ट्राइक होती हैं थंडर की।
और इसकी हेल्प से कल्टीवेटर जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकता है अपने कल्टीवेशन रियलाम में। लीशु ये सब देखकर शाओ वचन पर डायरेक्टली अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता है। शाओ वचन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ऑरा की वेव बन गई होती है जो कि आसमान की ओर जा रही होती है। लीशु ये देखकर कह रहा होता है कि जो ये हेवनली एल्केमी का लॉ है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इस पीरियड के दौरान शाओ वचन के चारों एक ऑरा प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से शाओ वचन पे कोई भी अटैक का असर नहीं पड़ेगा। इधर दूसरी ओर एक माउंटेन में वानर खड़ी होती है और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है कि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे हेवनली स्पिरिट देखे हुए। अंकल ली ट्री से फाइट करते दौरान कह रहे होते हैं कि शाओ वचन के लिए पिल फॉर्म करना आसान नहीं होगा। जो टीचर अपने डिसाइपल के साथ ये बैटल देख रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि लेजेंड्स ने ऐसा कहा है कि जो भी हेवन के वे से फाउंडेशन फॉर्म होगी उसी से एक ट्रू गोल्डन एलिक्सिर तैयार की जा सकती है। डिसाइपल बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा डाउन स्ट्रीम सेक्ट में भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लिंक्शी सेक्ट के पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि जो भी फाइनल फ्यूजन के लेयर का नंबर होगा वही डिटरमाइन करेगा गोल्डन कोर रियलाम के लेवल को। पिलस्ट्रीम सेक्ट के पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि जो भी 9 थंडर्स होने वाले हैं वो ही हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल सी को मेल्ट करके एक यंग पिल बनाने में, और जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएगी उतनी ही वो पिल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन शाओ वचन को इतना पेन सहना पड़ेगा जिसमें कि उसे एक पल के लिए मौत अच्छी लगने लग जाएगी। शाओ वचन 4th लेयर पे पहुंच गया होता है। ये देखकर ब्लड स्ट्रीम सेक्ट के पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि अपर स्ट्रीम में बहुत ही कम लोग हैं जो कि ये अचीव कर सकते हैं। लीशु ये देखकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सिर्फ 4th लेयर तक पहुंचे हो, इसके एंड हो जाने तक मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को कलेक्ट कर सकूं। अचानक से उस ट्रेवल्यूशन का जो ऑरा का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। ये देखकर अपर स्ट्रीम का डिसाइपल काफी सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है कि शाओ वचन ने अपनी उस पावर को भी सैक्रिफाइस कर दिया है जो पावर उसे बचा रही थी थंडर ट्रिब्यूलेशन से। सॉन्चे सोंग जुआन अपनी टीम के साथ ये सब देख रहे होते हैं। फिर सोंग जुआन भी वहां से चली जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन सॉन्चे वहीं पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि शाओ वचन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम उन 9 थंडर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो भी अपने मिशन के लिए निकल जाता है। जिया ली शाओंग वान जाओ शिन की डिसाइपल से फाइट कर रहे होते हैं। जाओ शिन की ट्रेवल्यूशन की ओर देखकर कह रही होती है कि वाकई में शाओ शिन डिजर्व करता है नंबर 1 प्लेस हमारे सेक्ट में। शाओंग वान गुस्से में एक डिसाइपल को मारता है और कह रहा होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास भी शॉर्ट स्पिरिट की बॉडी है और शाओ वचन सिर्फ एक कंट्री बॉय है। ये कहकर वो ट्रेवल्यूशन की ओर निकल पड़ता है। जिया ली और जाओ शिन की भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। शांगवॉन डिसाइपल्स को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि शाओ वचन थंडर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैं इसे विटनेस करना चाहता हूँ। स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर लीशु से कह रहे होते हैं कि भले ही कल्टीवेटर ट्राइब्यूलेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन कई और भी तरीके हैं जिससे कि तुम शाओ वचन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर वो अपने गोल्ड कोर रियलाम के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें लेफ्ट बैंक पे भेज देते हैं ताकि वो सारे एनिमीज को ब्लॉक कर सकें। कल्टीवेटर लेफ्ट बैंक की ओर जाने लग जाते हैं। सॉन्ग फैमिली के एल्डर कह रहे होते हैं कि भले ही शाओ वचन ये सारी स्ट्राइक बर्दाश्त कर ले लेकिन हमें उसे सेफ रखना होगा। ये कहकर वो बाकी सारे एल्डर के साथ लेफ्ट बैंक की ओर जा रहे होते हैं। सबसे पहले एल्डर अंकल ली के पास जाते हैं और वहां पर इविल ट्री को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अंकल ली को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने साथ कल्टीवेटर लेकर जाएं लेफ्ट बैंक पर और वहां पर बैटल फील्ड को सपोर्ट करें। अंकल ली बात मान जाते हैं और वो कल्टीवेटर के साथ बैटल फील्ड पर चले जाते हैं। शाओ वचन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और लीशु उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि एल्डर ने मुझे बहुत ही अच्छा मूव बताया है। पीछे की ओर मुड़कर देखता है, लगता है तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। शाओ वचन देखता है कि लिंक्शी सेक्ट के डिसाइपल उसकी ओर आ रहे होते हैं। फिर वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी लीशु उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी ओर शांगोन भी लगातार फाइट कर रहा होता है, उसे भी काफ़ी सारी चोट आ गई होती है। बी आनले और जाओ शिनकी शांगोन के पास पहुंच जाते हैं। जाओ शिनकी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसे ही बिना प्लान के कहीं पर भी लापरवाही से अटैक नहीं कर सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। शांगोन कह रहा होता है कि आज बहुत सारे लोग मारे जाएंगे उसकी एल्केमी की वजह से, क्या मुझे भी मरना होगा उसके ऑर्डर के लिए। इधर लीशु शाओ वचन के सामने बहुत सारे डिसाइपल को मार रहा होता है। फिर आखिर में वो डिसाइपल को बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो उसे शाओ वचन के सामने फेंकता है। फिर वो उसके पास जाकर उसे बाल से उठाता है और वो डिसाइपल से कह रहा होता है कि तुम देख लो ये तुम्हारा यंग एंसेस्टर है, इसी को तुम अपने सेट का पिलर मानते हो तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें इसके सामने मारूंगा। डिसाइपल की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। फिर वो हल्के से मुस्कुराकर बोल रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मारा भी जाऊँ क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर लीशु डिसाइपल की गर्दन पकड़ लेता है, उस पर बार बार प्रेशर दे रहा होता है। ये सब देखकर शाओ वचन को गुस्सा बढ़ रहा होता है। लीशु कह रहा होता है कि मैं ऐसे डिसाइपल को तुम्हारे सामने टॉर्चर करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो या फिर नहीं। शाओ वचन लीशु को रुकने के लिए कह रहा होता है लेकिन जो डिसाइपल होता है वो लीशु से कहता है कि तुम मुझे मार दो।
तभी लीशु उसे मार देता है। शाओ वचन अपनी हेवनली आइज का यूज़ करता है और वो देखता है कि चारों ओर बहुत सारे डिसाइपल मारे जा रहे होते हैं। लीशु हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि इतना टॉर्चर काफ़ी था तुम्हारे लिए। अचानक से तोंगतियान रिवर हिलना स्टार्ट कर देती है। फिर वहाँ पर एक ग्रीन पपेट आ जाता है उस ईवल ट्री का, और वहाँ पर जितने भी वॉरशिप होते हैं वो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होता है अपने मुंह से। सॉन्ग फैमिली के एल्डर जैसे ही उस पपेट को देखते हैं फिर वो वहाँ पर बू हुआ को समन करते हैं। बू हुआ और वो पपेट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर दूसरी ओर जो ट्राइबुलेशन का ऑरा होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। आखिर में जाकर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और शाओ वचन ज़मीन पर गिर जाता है। लीशु शाओ वचन की ओर देखकर बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हेवनली ट्राइबुलेशन कोलैप्स होने जा रही होती है। अपर स्ट्रीम का डिसाइपल कह रहा होता है, मुझे लगा था कि आज दूसरी बार हेवनली डाओ गोल्डन एलेक्सर इस वर्ल्ड में आ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो जा रहा होता है, तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि शाओ वचन अब खड़ा हो गया था और वो कह रहा होता है कि भले ही बचे हुए थंडर मेरे 2 टुकड़े कर दें लेकिन मैं उन्हें झेलूंगा। ऑरा का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और जो थंडर स्ट्राइक होती है वो शाओ वचन पर गिरने लग जाती है और वो गुस्से में लीशु की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मुझे ब्लड के बदले में ब्लड ही चाहिए। फिर वो नीचे की ओर जाता है और उसे दिखाई देता है कि अभी भी कई सारे डिसाइपल फाइट कर रहे होते हैं। इधर एक साइड में जो लिंची साइड का गोल्डन बर्ड होता है वो स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है और आखिर में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरी ओर बूहा फाइट कर रहा होता है ग्रीन पपेट से। काफी देर तक फाइट चलने के बाद आखिर में बूहा उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी आसमान की ओर 2 कल्टीवेटर जो कि मिडिल रीच से बिलोंग करते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर कह रहा होता है कि ये जो वॉर है वो 3rd स्टेज पे पहुंच गया है। इन्होंने माउंटेन गेट को कैप्चर कर लिया और आखिर में ये स्काई रिवर कोर्ट को भी कैप्चर कर लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोअर रीच का रिवर डिफाइंग सेक्ट एक मिडिल रीच के सेक्ट को हरा सकता है। तभी दूसरी कल्टीवेटर कह रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो उनकी। आज से कुछ साल पहले अगर स्टारी स्काई दाव प्रोटीज सेक्ट के एंसेस्टर ने इन पे एक पाम का अटैक नहीं किया होता तो फिर इनकी 70% पावर नहीं जाती। उसी टाइम वहाँ पर एक एंसेस्टर पहुँच जाते हैं और उन दोनों से कह रहे होते हैं कि ये जो मैटर था वो पनिशमेंट का था, पर तुम इसे ऐसे फ्रीली मेंशन नहीं कर सकते हो। अगर अगली बार ऐसा करा तो फिर अगला नंबर तुम्हारे सेक्ट का होगा। ये सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाते हैं। दूसरी ओर जिस अपर रीच के डिसाइपल के बारे में बात हो रही होती है जिसका नाम होता है ली युआनतियान। ली युआनतियान स्टारी स्काई डाओ प्रोटीज सेक्ट से बिलोंग करता है और वो 5 डेवास में से एक कल्टीवेटर होता है। और जो उसके टीचर होते हैं असल में वो टीचर नहीं बल्कि स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क होते हैं जो कि ली युआनतियान का कहना मान रहे होते हैं। ली युआनतियान पेट्रियार्क से कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ गया बाहर निकलने का और अपनी पावर शो करने का। पेट्रियार्क केव से बाहर निकलते हैं तभी वहां पर डायर बनियन ट्री की कई सारी रूट्स आ जाती हैं। जैसे वो रूट को टच करते हैं तो फिर जितनी भी रूट्स और ब्रांचेस फैली होती हैं स्काई रिवर कोर्ट में वो अपने आप शाइन करना स्टार्ट कर देती हैं। शाओ वचन फॉरेस्ट में डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है और अचानक से वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अचानक से उन ब्रांचेस और रूट से वायलेट कलर की कोई चीज़ गिरती है और वो एक डेड वॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सारे कई लाखों की क्वांटिटी में होते हैं और जैसे वो डिसाइपल के ऊपर गिरते हैं वो उन्हें खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सारे डेड वॉर्म एक साथ इकट्ठा होकर डिसाइपल पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी शाओ वचन सबको वापस जाने के लिए बोलता है। शाओ वचन डिसाइपल की हेल्प कर रहा होता है वहाँ से निकलने में, लेकिन जो डेथ वॉर्म होते हैं उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर स्वांची सेक्ट और ब्लड सिम के पेट्रियार्क पहुँच जाते हैं और वो डेथ वॉर्म को रोक लेते हैं। दूसरी ओर से एक और वेव आ रही होती है डेथ वॉर्म की डिसाइपल्स की ओर। शाओ वचन अपना ट्राइपॉड यूज़ करता है उन सबको रोकने के लिए, लेकिन वो ट्राइपॉड ज़्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता है। लेकिन डिसाइपल को इतना टाइम मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग जाएं। उसी टाइम अंकल ली वहाँ पर आते हैं और वो शाओ वचन को अपने साथ ले जाकर बोल रहे होते हैं कि ये डेथ वॉर्म है एम्पटी रिवर के। स्काई रिवर कोर्ट हमारे गोल्डन कोर के कल्टीवेटर को मारना चाहता है, इसी वजह से उन्होंने इनको रिलीज़ किया है। ये इतने पावरफुल है कि यहाँ तक कि जो हमारे पेट्रियार्क हैं वो भी इन्हें कुछ ही टाइम के लिए रोक सकते हैं। लिंची सेक्ट के पेट्रियार्क अपनी वॉशरूम में होते हैं और वहाँ पर वो किसी को बो कर रहे होते हैं और वो पर्सन होते हैं ग्रेट सेज यानी कि ओल्ड मंकी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फ्रिजिड सेक्ट या फिर फ्रिजिड स्कूल के बारे में, ये ओल्ड मंकी उनके मास्टर थे। ओल्ड मंकी पेट्रियार्क के टीचर होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इस बैटल के आउटकम का मतलब है कोई भी सरप्राइज, भले हमारी फैमिली पेरिश हो जाए, जो भी तुम्हें करना है वो तुम करो। पेट्रियार्क के सामने एक बहुत ही बड़ी टूम होती है तो फिर वो कह रहे होते हैं कि मैं आपका अनवर्थी डिसाइपल हानजोंग आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू स्पिरिट पेट्रियार्क कि आप आकर हमारी हेल्प करें और डेथ वॉर्म को ख़त्म कर दें। फिर उनके हाथ से एक बॉल टाइप की चीज़ ओल्ड मंकी के हाथ तक पहुँचती है। इस टूम में फ्रिजिड स्कूल की मेट्रियार्क होती है। मेट्रियार्क और पेट्रियार्क दोनों सेम ही पोजीशन होती हैं, लेकिन पेट्रियार्क मेल के लिए यूज़ किया जाता है और मेट्रियार्क फीमेल के लिए। जैसे उस बॉल का ऑरा मेट्रियार्क एब्जॉर्ब करती हैं तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा फ्लावर ब्लूम करता है उस वॉरशिप पे। फ्लावर के ब्लूम होने के बाद एक येलो कलर की लाइट सेंटर से बाहर निकलती है और वो होती है मेट्रियार्क।
ली युआन तियान जैसे ही मेट्रिया को देखता है वो कह रहा होता है कि ये तो एक एलियन है, पता नहीं लोअर रीच के पास इतनी सारी स्ट्रेंज चीज़ें कैसे हैं। अभी भी मेट्रिया के चारों ओर एक ऑरा होता है, तो फिर जितने भी डेथ वॉर्म होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद वो एक बॉल बन जाते हैं। फिर मेट्रिया एक लंबी सांस लेती है और जितने भी डेथ वॉर्म होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर ली युआन तियान स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क से कह रहा होता है कि इनके पास इतना पावरफुल पर्सन है, लगता है कि मुझे इसे मारना ही होगा। ये कहकर वो ट्री के पास जा रहा होता है और पेट्रियार्क उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। लेकिन ली युआनतियान नहीं मानता और वो अपनी 2 फिंगर रूट को टच करता है। टच करने के बाद ट्री की सारी ब्रांचेस और रूट में कोई रिएक्शन होती है। लिंची सेट के पेट्रियार्क ये देखकर सबको वहाँ से विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। ज़्यादातर डिसाइपल अपने वॉरशिप की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन जो स्काई रिवर कोर्ट के डिसाइपल होते हैं अभी भी फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। डायर बनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं स्काई रिवर कोर्ट के डिसाइपल को पकड़ती हैं और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क ली युआनतियान से कह रहे होते हैं कि तुमने मेरे कई सारे डिसाइपल को सैक्रिफाइस किया ताकि तुम इस इवल ट्री को रिवाइव कर सको। हमेशा से स्टारी स्काई डाओ पोलैरिटी सेक्ट हमारे अगेंस्ट में ही रहा है, लेकिन तुम भी ऐसा करोगे मैंने नहीं सोचा था। फिर ली युआनतियान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब करना पड़ा। बाय शोचन एक माउंटेन पे होता है, तभी उसे मेट्रियार्क की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी उसके पास मेट्रियार्क पहुंच जाती है। फिर वो शाओ वचन की ओर अपने फिंगर पॉइंट करती है और अपने ब्लड ड्रॉप को शाओ वचन के फोरहेड पे गिरा देती है। ड्रॉप के एब्जॉर्ब होने के बाद वो कह रही होती है कि तुम्हें इस वाइटलिटी का यूज़ करना होगा ताकि तुम अपनी गोल्डन एलिक्सर की फिजिकल बॉडी को कंप्लीट कर सको। तुम इस वाइटलिटी से उसे बॉन्ड करके ब्लड एंसेस्टर को दोबारा रिवाइव कर सकते हो। अपने आप ही शाओ वचन की बॉडी ब्लड एंसेस्टर के अंदर पहुंच जाती है और कई सारी चेनें आके उसे जकड़ लेती हैं। शाओ वचन कह रहा होता है कि ये वाइटलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने आप ही ट्रिगर्ड होती है। मेट्रिक शाओ वचन से कह रही होती है कि तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा और हमारे सेट को गार्ड करना होगा। ये कहकर वो डिसअपेयर हो जाती हैं। शाओ वचन बुरी तरीके से चेन में जकड़ा हुआ होता है और वो चेन बढ़ती जा रही होती है। शाओ वचन गुस्से में कह रहा होता है कि इविल ट्री ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर जो आउटसाइड की सिचुएशन है वो अनइमेजिनेबल होने वाली है। इविल ट्री को रोकने के लिए चारों पेट्रियार्क अपने बुआ कॉप्स और ड्रैगन के साथ बाहर आ जाते हैं। लिंची सेट के पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि हम चारों को मिलकर इसे रोकना होगा, भले ही हम जिंदा रहें या फिर मरे, हमें अपने फ्यूचर यानी कि शाओ वचन को बचाना होगा। अंदर शाओ वचन ने अपनी असुरा बॉडी को सम्मन कर लिया होता है और साथ ही में वो एक व्हील को भी सम्मन करता है और वो व्हील अटैच हो जाता है उस बॉडी से। इविल ट्री ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और जो पेट्रियार्क होते हैं वो उससे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इविल ट्री की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तभी अचानक से ब्लड एंसेस्टर की जो बॉडी होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है और शाओ वचन सारे पेट्रियार्क से बोलता है कि आप पीछे चले जाओ। अब ब्लड एंसेस्टर की बॉडी पूरी तरीके से खड़ी हो गई होती है और वो अपने एक पाम का यूज़ करती है उस इविल ट्री को रोकने के लिए। शाओ वचन कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें रियल कॉम्बैट पावर दिखाऊंगा ब्लड एंसेस्टर की। ये कहकर वो दूसरे हाथ के अंदर की ओर ले जाता है और ट्री को पकड़ लेता है। ये देखकर ली युआनतियान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम जल्दी ख़त्म करो इसे। फिर वो अपने साइड में देखता है कि पेट्रियार्क की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई होती है। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर वो अपने ट्री की रूट को टच करते हैं और अपने सेक्ट में अपनी लास्ट एडिक्ट दे रहे होते हैं। फिर वो शाओ वचन से कह रहे होते हैं कि हमारा सेक्ट हमेशा के लिए सरेंडर करने के लिए तैयार है। ये सुनकर शाओ वचन ब्लड एंसेस्टर का हाथ पीछे ले लेता है। फिर जो इविल ट्री होता है वो एक ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। वो सारा ऑरा इकट्ठा होकर एक चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। लिंची सेट के पेट्रियार्क ये देखकर शाओ वचन से कह रहे होते हैं कि ये बनियन ट्री की कोर है, इसे पहले तुम्हें मास्टर करना होगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। शाओ वचन कुछ भी नहीं कहता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो सारे वो सीन इमेजिन कर रहा होता है जो कि उसने वॉर के दौरान देखे होते हैं कि उसके सेट के डिसाइपल कैसे मर रहे होते हैं और कई सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं उसके सामने। फिर वो ब्लड एंसेस्टर का हाथ उस चीज़ की ओर बढ़ाता है और कह रहा होता है कि अब से ईस्टर्न मेरिडियन के मिडिल रीच की ओर कोई भी स्काई रिवर कोड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि रिवर डिफाइन सेक्ट एग्जिस्ट करता है। ये सुनने के बाद जो पेट्रियार्क होते हैं स्काई रिवर कोड के वो डिसअपेयर हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके। ली युआनतियान वहाँ से जाना जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर में ये तुम्हारा ट्री एग्जिस्टिंग मार्क रहेगा यहाँ पर। ये कहकर वो चला जाता है और पेट्रियार्क पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं। रिवर डिफाइन सेक्ट के डिसाइपल अपने चारों ओर देखकर कह रहे होते हैं कि हम ये वॉर जीत गए हैं, अब से हम मिडल रीच के एक सेक्ट हैं और ये सब हुआ है शाओ वचन की वजह से। अब जो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी होती है वो धीरे धीरे रिवर के नीचे चली जाती है। अचानक से मौसम साफ होना स्टार्ट हो जाता है और जहाँ पर स्काई रिवर कोर्ट होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा माउंटेन आ जाता है। माउंटेन की एक साइड क्रैक होती है और उस पर लिखा होता है रिवर डिफाइंग सेक्ट।
मिडिल रेंज की जो बैटल होती है वो खत्म हो गई होती है और जो रिवर डिफाइंग सेक्ट होता है वो धीरे धीरे करके सेटल कर रहा होता है। लिंगशी सेक्ट के पेट्रियार्क पवेलियन में शाओ बोचन सोंग फैमिली के एल्डर और एंसेस्टर के साथ में होते हैं। पेट्रियार्क ने एक एक करके चारों एंसेस्टर को उनके काम बांट दिए होते हैं। अब उन्होंने इन तीनों को बुलाया होता है उनके काम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि सबसे पहला काम जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ओपनिंग सेरेमनी प्रिपेयर करनी होगी और ये किसी ऐसे पर्सन को करना होगा जिसका स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये सुनकर शाओ वचन मुस्कुराने लग जाता है। एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शाओ वचन को दी जानी चाहिए। ये सुनकर शाओ वचन अपनी रोप ठीक करता है और आगे की ओर जा रहा होता है, लेकिन जो पेट्रियार्क होते हैं वो एंसेस्टर की बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते और वो बोलते हैं कि आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शाओ बच्चन वहीं रुक गया होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो टास्क दिया है ये बहुत ही छोटा है, तो फिर ये मेरे स्टेटस के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद पेट्रियार्क अगला टास्क बोल रहे होते हैं डिफेंस के लिए। सॉन्ग फैमिली के एल्डर कह रहे होते हैं कि इस काम के लिए शाओ बच्चन बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर शाओ बच्चन दोबारा मुस्कुराने लग जाता है और आगे की ओर जा रहा होता है, लेकिन जो पेट्रियार्क होते हैं वो ये टास्क एल्डर को दे देते हैं। शाओ बच्चन दोबारा अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है। फिर इसके बाद पेट्रियार्क बता रहे होते हैं कि अगला टास्क है रिकंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक का। शाओ बच्चन अपने मन में कह रहा होता है कि ये टास्क बहुत ही सेफ है, तो फिर मैं ऐसे ही करूँगा। फिर वो हल्का सा आगे बढ़ता है और पेट्रियार्क से बोल रहा होता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ये टास्क दे दो। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये काम मैं तुम्हें दे तो दूँ, लेकिन जो तुम्हारा स्टेटस है काफ़ी बड़ा है वो इस काम के लिए। शाओ बच्चन एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है कि आपको मेरा स्टेटस ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने सेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं सारे डिसाइपल का जो बोझ उसे शेयर करना चाहता हूँ, साथ ही मैं उनकी खुशी और सौरों में उनका भागीदार बनना चाहता हूँ। और वैसे ही मेरे पास रिकंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। इधर रात को फॉरेस्ट में वानर घूम रही होती है अकेली। अचानक से वानर की मेमोरी रिकॉल होती है और उसे याद आ रहा होता है कि एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो कह रही होती है कि शायद मिटियोर स्वॉर्ड ने मेरी मेमोरी को सीड कर दिया था। अब मुझे रिकवर करने के लिए और भी कई ज़्यादा मर्डर करने पड़ेंगे। ये कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। शू शाओशान भी अपने एक कल्टीवेटर की टीम के साथ फौज में पहुंचा होता है और जैसे ही वो इस हंसी की आवाज़ को सुनता है तो फिर वो घबरा जाता है। असल में जो रियल वानर होती है उसकी डेथ हो गई होती है एबेस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड में। उस टाइम पर वानर की बॉडी को एक छोटी बच्ची की सोल ने पोजेस किया होता है और जो छोटी बच्ची की स्पिरिट होती है वो असल में इनकारनेशन होती है गोस्ट मर्डर के लेफ्ट आर्म की। गोस्ट मर्डर एक डेवा कल्टीवेटर थी जो कि एटर्नल लैंड से आई थी। अपनी एक फाइट के दौरान वो गू तियानजन की स्वॉर्ड के साथ एबेस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड में गिर जाती हैं। उस दौरान जो गोस्ट मदर का लेफ्ट हैंड होता है वो वहीं पर कट कर गिर जाता है। फिर वो इनकारनेशन लेता है एक छोटी बच्ची की स्पिरिट में। वो स्पिरिट पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और अनइंटेलिजेंट थी, लेकिन जब उस स्पिरिट ने शाओ वचन की पिल को कंज्यूम किया था तब से ही वो अपने जितने भी सेंस होते हैं उन्हें रिगेन करने लग गई थी। अब वानार एक टूम के पास होती है और वो कह रही होती है क्या ये सब कोइंसिडेंस है कि मुझे अपनी सारी मेमोरी वापस आ रही है। तुम कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो इसमें और मैं तुमसे और भी ज़्यादा क्लूज निकाल कर रहूँगी। ये कहकर वो डिसअपेयर हो जाती है और दोबारा से जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। शू शाओशान फॉरेस्ट के मिडल में पहुंचता है कल्टीवेटर के साथ। वो देखता है कि पेड़ पे कई सारी रोप टंगी हुई होती हैं। फिर वो सारे एक साथ रोप गिरना स्टार्ट कर देती हैं और वो सारे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर शाओ वचन अभी भी पवेलियन में होता है पेट्रियार्क के साथ और उन्हें अपने आइडियाज़ के बारे में बता रहा होता है। पेट्रियार्क भी शाओ वचन की बात सुनने के बाद यौन करने लग जाते हैं, लेकिन शाओ वचन रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी पेट्रियार्क उसे रोककर कुछ कहने जा रहे होते हैं। शाओ वचन खुश होकर बोल रहा होता है कि मुझे सिर्फ आपसे 3 वर्ड सुनने हैं। तभी वहाँ पर शू शाओशान पहुँच जाता है। वो पेट्रियार्क के सामने बो करता है और कह रहा होता है कि जो वैली है वो हॉन्टेड है। फिर वो एक एक करके सारी बातें पेट्रियार्क को बता देता है। शाओ वचन बातें सुनने के बाद अपने उन्हें बोल रहा होता है कि ऐसी कौन सी स्पिरिट है जिसने कि शू शाओशान को इतनी बुरी तरीके से डरा दिया है। लगता है कि इस बार चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि अब वॉर ख़त्म हो गया है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसे टाइम पर जो है ये इवेंट है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंसेस्टर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें किसी को भेजना होगा वहाँ पर। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि हमें किसी काबिल पर्सन को भेजना होगा। फिर एक एक करके सारे लोग शाओ वचन की ओर देखने लग जाते हैं। शाओ वचन समझ जाता है कि वो सारे उसकी ओर देख रहे होते हैं। तभी वो पेट्रियार्क से बोलता है कि ये जो टास्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको किसी यंग कल्टीवेटर को देना चाहिए ताकि वो इन सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस गेन कर पाए। ये कहकर वो अपना हैंड शू शाओशान की ओर पॉइंट करता है। अचानक से शू शाओशान खड़ा होता है और वो शाओ वचन का हाथ पकड़कर बोल रहा होता है कि इस काम के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता और तुम ही उस गोस्ट को हरा सकते हो। शाओ वचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ शू शाओशान। एंसेस्टर कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। पेट्रियार्क भी उसकी बात मान जाते हैं और वो शाओ वचन को आज ही रात को वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं।
शाओ वचन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फिर वो कुछ सेकंड के लिए सोचता है और पेट्रियर्क से कह रहा होता है कि मैं जाने के तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विश है। पेट्रियर्क पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी क्या विश है। शाओ वचन शू शाओशन की ओर देखता है और कह रहा होता है कि मुझे रास्ता नहीं मालूम है वहाँ का, तो फिर शू शाओशन मेरे साथ चलेगा और वो ही लीड करेगा। शू शाओशन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे शाओ वचन की बात माननी पड़ जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वैली में पहुंच जाते हैं। वैली में पहुंचने के बाद शाओ वचन एक टूम के पास जाता है और वहां पर इंसेंस जलाकर उनके लिए प्रे कर रहा होता है। प्रे करने के बाद शाओ वचन और शू शाओशन दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से शू शाओशन एक चीज पे पैर रख देता है। फिर वो अपना पैर हटाता है और देखता है कि वहां पर एक स्कल होता है। उस स्कल को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। शू शाओशन बुरी तरीके से शाओ वचन को पकड़ लेता है और वो चिल्ला रहा होता है। पहले शाओ वचन कुछ शांत होता है और वो शू शाओशन को शांत करा के कह रहा होता है कि वो सिर्फ एक स्कल था, तुम उससे डर रहे हो। इसके बाद वो कह रहा होता है कि इतने साल हो गए हैं सारे डिसाइपल को मरे हुए, लेकिन अभी भी जो उनके स्केलेटन है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये पता लगाने के लिए हमें और भी आगे जाना होगा और तुम ही आगे का रास्ता जानते हो, इसी वजह से तुम्हें लीड करना होगा। शू शाओशान आगे की ओर बढ़ रहा होता है और शाओ वचन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध होती है, इसी वजह से शाओ वचन शू शाओशान को नहीं देख पाता और वो काफ़ी आगे निकल जाता है। शाओ वचन अपने चारों ओर देखता है कि वहाँ पर कई सारी टूम ओपन हो रखी होती है और उनके अंदर सिर्फ एक रोप पड़ी होती है और जो भी टूम में बॉडी होती है उन सबकी बॉडी के फ्लैश को किसी ने सक कर लिया होता है। शू शाओशन भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वो शाओ वचन को ढूंढ रहा होता है। अचानक से उसे एक टूम का टैबलेट दिखाई देता है। फिर वो एक बार पीछे मुड़ के आगे की ओर देखता है और उसे वो टूम का टैबलेट नहीं दिखाई देता। इस वजह से वो पीछे जा रहा होता है। अचानक से वो टूम का टैबलेट उसके सामने आता है। अब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसके चारों ओर टूम घूम रहा होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिस जगह पर शाओ वचन होता है वहाँ पर धुंध बढ़ जाती है और अचानक से वहाँ पर स्वॉर्ड अटैक करने लग जाती है उस पर। शाओ वचन स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो हंसी वानर की होती है, यह कहो तो लिटिल स्पिरिट, जो कि इनकारनेशन होती है गोस्ट मदर की। वानर कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए सेटअप किया था और तुमने इसे पास कर लिया है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि तुम्हें स्पेशल बनाती है। शाओ वचन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपनी आई से चेक कर रहा होता है कि स्वॉर्ड कहाँ से आ रही है, लेकिन वो उसका पता नहीं लगा पाता है। उसी टाइम शाओ वचन को एक ऑरा फील होता है। फिर वो अपनी पिल्स उस ओर फेंक देता है। पिल के ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर वो लिटिल स्पिरिट आती है। शाओ वचन से बोल रही होती है कि काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए और तुम्हारी एलेक्सर पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। शाओ वचन स्पिरिट को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम एबेस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड से यहाँ पर आ सकती हो? क्या तुम्हें वो एलेक्सर चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शाओ वचन थोड़ा सा पीछे होता है और वो एंशिएंट जेड निकालने जा रहा होता है ताकि वो स्पिरिट को रोक सके, लेकिन तभी जो शाओ वचन की बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो फ्रीज हो जाता है। स्पिरिट शाओ वचन से बोल रही होती है कि तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हारे स्टोरेज बैग में चीज़ है मुझे उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे इंटरेस्ट है तुम में। ये कहकर वो एक बहुत ही बड़े पाम से शाओ वचन पर डायरेक्टली अटैक कर रही होती है। शाओ वचन पाम से बचने के लिए अपनी असुरा बॉडी को समन करता है। बॉडी के समन होने के बाद वानर कह रही होती है कि यही वो ब्रेथ है। अशुरा की बॉडी उस पाम को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो डिसअपेयर हो जाती है। इसके बाद स्पिरिट शाओ वचन के करीब जाती है और कह रही होती है कि अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और जो भी आज हुआ है अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्पिरिट के जाने के बाद शाओ वचन बोल रहा होता है कि उस स्पिरिट का जो रियल नाम था वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। फिर वो शू शाओशन के पास जाता है। शू शाओशन होश में नहीं होता, इस वजह से उसे चांटा मार के होश में लाता है। अगले कुछ रात तक शाओ वचन कल्टीवेटर की टीम के साथ रोज़ डेली फॉरेस्ट में आता है पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन शाओ वचन को कोई भी वियर्ड चीज़ फील नहीं होती है। पेट्रोलिंग के बाद शाओ वचन पेट्रिया के पास जाता है और वो पेट्रिया को बता रहा होता है कि जो भी फॉरेस्ट का मैटर था वो सॉल्व हो गया है। जितने भी स्केलेटन बाहर थे उन्हें टूम में दबाकर दफना दिया गया है। पेट्रिया पूछ होते हैं क्या तुम्हें पता चला कि इस चीज़ का कारण क्या था? शाओ वचन बताने जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर उसे स्पिरिट की बात याद आ जाती है। इस वजह से वो पेट्रियार्क से बोल रहा होता है कि कोई भी गोश्त नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक बीज था जो कि अब डर के वहाँ से भाग गया है। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि इस मैटर के बारे में बाहर नहीं पता चलना चाहिए। मुझे दुख है कि कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम क्या सेक्ट के लिए कर रहे हो। शाओ वचन बोल रहा होता है कि आप परेशान मत हो, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि मैं अपने सेक्ट के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सेक्ट में शांति रखना चाहता हूँ और यही शायद मेरी यंग एंसेस्टर की फेट है। मैं हमेशा ही अपनी लाइफ में एक लोनली हीरो बनकर रहूँगा। पेट्रिक शाओ वचन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि आगे फ्यूचर में और भी कई सारी चीज़ें आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगी। शायद इनमें से कुछ हमारे सेट की रूट को भी टच करेंगी। इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने और भी बहुत ही बड़ा एक वर्ल्ड है
अचानक से शाओजन के सामने एक बहुत ही बड़ी एंसेस्टर की स्पिरिट आ जाती है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मैंने खास तौर पे अपने कुछ रेमिनेंट यहाँ पर छोड़े हैं। मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि तुम्हें एटर्नल अथॉरिटी को प्रिजर्व करके रखना होगा। स्टारी स्काई डार्क प्रायोरिटी सेट भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने सिर्फ स्काई रिवर कोड का यूज़ किया है और तुम भी उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए हो। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास नहीं थी, डिटर्मिनेशन, अपनी किस्मत के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए। और आखिर मैं यही आशा करता हूँ तुम आगे आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनसे उभर के निकल सको, ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो सके। ये कहकर वो डिसअपेयर हो जाते हैं। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि ये जो स्पिरिट थी वो स्काई रिवर कोड के एंसेस्टर की थी। शाओवचन बोल रहा होता है कि इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी शायद हम एक स्टेबल डे भी नहीं ले सकते हैं एक्सचेंज में। पेट्रियार्क शाओवचन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, हमेशा जो डर होता है वो माइंड को डिस्टर्ब करता है, और साथ ही में डर एक ऐसी चीज़ भी है जो कि तुम्हें स्ट्रांग बनाता है रियल में। बहुत ही जल्द हमारी ओपनिंग सेरेमनी आने वाली है और एक नए चैलेंज की स्टार्टिंग होगी, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। इधर वाना दूसरी ओर एक जगह पर बैठकर कह रही होती है कि अब मुझे और भी ज़्यादा बिलीव हो रहा है कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। अगर मैं तुम्हें फॉलो करूंगी शायद हम दोनों एक बाहर की दुनिया का रास्ता खोज निकालें। चारों पेट्रियार्क सेक्ट के मिडल में होते हैं, तो फिर जो लिंची सेक्ट के पेट्रियार्क होते हैं वो कह रहे होते हैं कई सालों के कॉन्केस्ट और एक ब्लडी बैटल के बाद आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि हमने मिडल रीच में अपने सेट को एस्टेब्लिश कर लिया है और अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। फिर शाओवचन पेट्रियार्क के सामने बो करता है और सारे डिसाइपल उसकी ओर देख रहे होते हैं। शाओवचन आगे की ओर बढ़ के स्टेयर्स पे चढ़ रहा होता है और अपनी बैटल के बारे में याद कर रहा होता है। याद करते दौरान अपने मन में कह रहा होता है मुझे अभी भी समझ नहीं आया है कि हमें सेट को डिफेंड क्यों करना है, इसके लिए इतना सैक्रिफाइस और करेज लगता है। सारे लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। मैं अभी भी इस मोमेंट तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो करेज होता है वो हमेशा बिलीव से आता है। जिन लोगों को आप प्यार करते हो आप उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, साथ ही में अपने घर को भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सारे पर्सन ने अपना जोर लगाया, भले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई हो, और आखिर में आज सब कुछ खत्म हो गया। ये कहने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा कर्टेन एक टैबलेट से हटा देता है। उस टैबलेट को शाओवचन माउंटेन गेट बोल रहा होता है और उस पर जितने भी डिसाइपल मारे गए होते हैं बैटल में उन सबके नाम लिखे हुए होते हैं। फिर शाओवचन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि माउंटेन गेट कंप्लीट हो गया और अब से ये जगह हमारा नया घर है। इस घर के लिए हमें बहुत ज़्यादा खून गंवाना पड़ा है, साथ ही में कई सारे डिसाइपल मारे गए हैं, तो फिर हम इस सेक्रीफाइस को नहीं भूल सकते हैं। इस वजह से उन सारे डिसाइपल को आज ये अनडाइंग ग्लोरी दी जा रही है ताकि वो हमेशा हमारे दिल में रहें और साथ ही में वो हमारे सेट के लिए एक एटर्नल सिंबल बन जाएं। ये कहने के बाद शाओवचन माउंटेन गेट के सामने बो करता है और बोल रहा होता है कि आपके सेक्रीफाइस को कोई भी नहीं भूला जाएगा। सारे डिसाइपल शाओवचन को फॉलो करते हैं और वो भी उस माउंटेन गेट के सामने बो करते हैं। इसके कुछ देर बाद सारे डिसेबल वापस चले जाते हैं, सिर्फ शाओवचन वहीं माउंटेन गेट के सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है मुझे पास्ट में लगता था हमेशा से कि जो लोग कल्टीवेट करते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन लाइफ जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा वीक है। मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ कि एल्डर ज़ाओ कहीं सेक्ट में घूम रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप ही लोग जो छोड़कर नहीं गए हो, कुछ और भी लोग हैं जो छोड़कर चले गए हैं। सेरेमनी से एक दिन पहले शाम को शाओवचन शांगवान के साथ होता है, उससे पूछा होता है क्या तुमने वाकई में फैसला कर लिया है। शांगवान हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है और साथ ही में जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो भी जा चुकी है। अब मैं प्रैक्टिस के रोड पे दोबारा एम्बार्क नहीं होना चाहता हूँ इस लाइफ में। अब मैं सिर्फ लिंची जोंग को वापस लाना चाहता हूँ और उन्हें एक्कम्पनी करना चाहता हूँ उनके एडवेंचर में। ये कहकर वो शाओवचन को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। शाओवचन अपने हाथ में एक रिबन को देखकर कह रहा होता है कि जो मैंने कहा था मुझे याद रखना होगा कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, अब से कोई भी इनोसेंट पर्सन हर्ट नहीं होना चाहिए। ये कहकर शाओवचन अपनी फिस्ट को ओपन करता है और जो उसके हाथ में रिबन होता है वो हवा की वजह से उड़ जाता है। तभी वहाँ पर पेट्रियार्क आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो तुमने आज डिटर्मिनेशन और करेज शो किया है उसे देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। अगर शायद फ्यूचर में यहाँ पर नहीं होऊंगा तो भी तुम सेट को अच्छे से गार्ड कर लोगे। शाओवचन पूछने लग जाता है कि आप कहीं जा रहे हो। पेट्रियार्क इस बात का जवाब नहीं देते और वो बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि हमारे सेट का प्रमोशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन हमने खोए भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे सेट के आसपास बहुत सारी ब्लड थर्स्टी इविल स्पिरिट्स हैं, साथ ही में जो हमारे पड़ोसी सेक्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी नज़र हम पे ही है। हमारे प्रमोशन होने से पहले जो स्काई रिवर कोर्ट था मिडिल रीच में वो सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट हुआ करता था। जितने भी रिसोर्सेस है स्काई रिवर कोर्ट के पास अब हमने वो इनहेरिट कर लिए हैं। इस बात से तीनों सेक्ट को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
अगर लेकिन मैं चारों सेट को हटा भी दूं तो फिर जो स्टारी स्काई डाउ प्रोटिस सेट के एंसेस्टर ये सब देख रहे हैं। शाओचन कह रहा होता है, मैंने सुना है कि वहाँ पर जो एंसेस्टर है उनका रियल नाम हेवन का है और जितने भी डिसाइपल वो अपने आप ही ब्रेक थ्रू करते हैं अपनी कल्टीवेशन में बिना किसी की हेल्प के। वो सिर्फ हेवन और अर्थ की पावर को यूज़ करते हैं। उनका एक ही पर्सन काफ़ी है कि वो हमारे पूरे सेट का सफाया कर सकता है और साथ ही में उनका कल्टीवेशन कभी ख़त्म भी नहीं होता है। पेट्रिया खां कहते हैं और वो बोल रहे होते हैं, जो हमारे नाइन्स एंड सोल और उनके हेवन रियलाम में डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा है। अगर तीनों सेक्ट हेवन की पावर से मारे गए तो फिर हमारे सेट की जो पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से चारों एंसेस्टर ने डिसाइड किया है कि जितने भी रिसोर्सेज ऑरा के वो तुम्हें दिए जाएंगे। तुम्हें एक डे चूज़ करना वो रिट्रीट करने का और उस दिन से तुम अपने ब्रेक थ्रू में फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे सेट से एक पर्सन कोई ना कोई हेवनली ब्लेड तक पहुँचे और वो पर्सन तुम हो, क्योंकि हमारे सेक्ट में तुम्हारी सुप्रीम पोजीशन है। सारे डिसाइपल का सपोर्ट तुम्हारे साथ है और तुम्हें एक बहुत ही लंबी जर्नी पर निकलना है। अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए पवेलियन हॉल में आ जाना। ये कहकर पेट्रियार्क चले जाते हैं। अगले दिन शाओचन रेडी होकर पवेलियन हॉल में जाता है पेट्रियार्क से मिलने के लिए। पेट्रियार्क पूछ होते हैं, क्या तुम रेडी हो? शाओचन हाँ कहता है। पेट्रियार्क खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे, इसी वजह से तुम्हें सेक्ट के 3 ट्रेजर दिए जा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं टेलीपोर्टेशन, रेजिस्टेंस और फ्लैट अर्थ की पावर। तभी हॉल की डोम ओपन होती है, उसमें से 3 ट्रेजर बाहर आते हैं। पहला होता है स्क्रॉल, दूसरा एक नाइफ और तीसरा एक छोटी सी लीव। शाओचन उन तीनों ट्रेजर को देखता है और कहता है कि मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, और ये कहने के बाद वो तीनों ट्रेजर ले लेता है। उसी टाइम एक पर्सन की आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है कि शायद डिसाइपल को ट्रेजर दिए जा रहा है। पेट्रियार्क उस पर्सन की आवाज़ सुनते ही उन्हें बो करते हैं और मास्टर कहकर बुलाते हैं। शाओचन काफ़ी सरप्राइज होता है और वो बोल रहा होता है कि जो पेट्रियार्क के मास्टर हैं वो अभी तक जिंदा हैं। फिर वो देखता है मेन हॉल की तरफ और वहाँ पर उसे ओल्ड मंकी दिखाई देते हैं। शाओचन को याद आ रहा होता है कि इस मंकी ने उसकी हेल्प भी की होती है बैटल के दौरान। ये कहकर वो याद कर रहा होता है और उसे याद आता है कि आज से कुछ साल पहले एक फॉरेस्ट में एक मंकी ने उसकी पिल खा ली होती है और ये वही मंकी होता है। फिर दोबारा शाओचन चिल्लाकर बोलता है कि तुम तो वही बास्टर्ड मंकी हो जिसने कि मेरी पिल खा ली थी। ये सुनकर पेट्रियार्क शाओचन को डांटते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हो। शाओचन बो करता है और ओल्ड मंकी से माफ़ी मांगता है। ओल्ड मंकी शाओचन से कह रहे होते हैं कि मैं बहुत पहले ही मर गया था, लेकिन तुम्हारी एलिक्सिर की वजह से मैं दोबारा ज़िंदा हो गया। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा चांस है या फिर मेरी और मेरी फैमिली का। शाओचन सरप्राइज होकर पूछ रहा होता है कि आप भी इसी सेक्ट से बिलोंग करते हो। ओल्ड मंकी कह रहे होते हैं कि तुम पहले से ओल्ड मास्टर और मेट्रियार्क से मिल चुके हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक सीक्रेट मेथड देने वाला हूँ। ये कहकर वो शाओचन को एक चीज़ देते हैं और जैसे ही वो चीज़ शाओचन की बॉडी को टच करती है उसको एक अजीब सा ऑरा फील होता है। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद शाओचन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है। ओल्ड मंकी बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसका अच्छे से यूज़ करना होगा, हमारे सेट को गार्ड करना होगा, दोबारा से सेम मिस्टेक मत करना तुम। तभी पेट्रियार्क शाओचन के पीछे की ओर इशारा करते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये हमारे सेट के फाउंडिंग एंसेस्टर हैं। शाओचन बिना देखे एंसेस्टर के सामने बो करता है और वो काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई ट्रेजर मिलेगा। इस वजह से मुस्कुराते हुए वो ऊपर की ओर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो नीचे देखता है तो फिर वहाँ पर टॉकिंग रैबिट खड़ा होता है। टॉकिंग रैबिट भागकर शाओचन के पास जाता है और किक मारकर आगे की ओर चला जाता है। फिर टॉकिंग रैबिट शाओचन को बता रहा होता है कि मैं ही इस सेक्ट का फाउंडर हूँ। शाओचन घबराया था और बोल रहा होता है कि मैंने इस रैबिट को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है पहले, अब शायद ये मुझसे रिवेंज लेगा। फिर शाओचन मुस्कुराते हुए रैबिट के सामने बो करता है और उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। रैबिट इग्नोर करते हुए बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ, इस टाइम मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया हूँ। तभी पेट्रियार्क और ओल्ड मंकी वहाँ से चले जाते हैं। रैबिट शाओचन की ओर मुस्कुराकर देख रहा होता है, फिर उसका पीछा कर रहा होता है और कई सारी चीज़ें उसके ऊपर फेंकने लग जाता है। शाओचन भागते हुए समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी हमारे बीच में हुआ है वो एक सिर्फ गलतफहमी है, लेकिन रैबिट सुनने का नाम नहीं ले रहा होता और वो शाओचन से फाइट कर रहा होता है। फाइट के दौरान शाओचन ने रैबिट के कान पकड़ रखे होते हैं और रैबिट ने उसके बाल। शाओचन कह रहा होता है कि तुम मेरे बाल छोड़ दो, तो फिर रैबिट बोलता है कि हम दोनों एक साथ ही एक दूसरे की चीज़ें छोड़ेंगे। शाओचन उसका कहना मान जाता है और वो सबसे पहले उसके कान छोड़ देता है, लेकिन रैबिट एकदम से ऐसा नहीं करता। वो कुछ सेकंड तक बाल पकड़ के रखता है और जैसे ही वो बाल छोड़ता है तभी वो शाओचन के फेस पे किक मारता है, जिसकी वजह से शाओचन बाहर जाकर गिर जाता है। फिर रैबिट भी बाहर जाता है और वो शाओचन से फाइट कर रहा होता है। वो दोनों फाइट करते करते फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और जो पेट्रियार्क और ओल्ड मंकी होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे फाइट करने के बाद शाओचन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बोल रहा होता है कि अब मैं हार मान चुका हूँ, वैसे भी आपने मुझे बहुत ज़्यादा पनिश कर लिया है,
रैबिट शाओजन की ओर बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम माफ़ी बहुत जल्दी मांग रहे हो। ये सुनकर शाओजन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर शाओजन चिल्लाकर कुछ बोलता है और रैबिट शाओजन के सामने रुक जाता है। रैबिट की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर रखा है। कुछ सेकंड बाद रैबिट की आइज़ नॉर्मल हो जाती है और जब तक शाओजन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रैबिट अभी उसका पीछा कर रहा होता है। बीच बीच में शाओजन कुछ बोलता है और दोबारा से उस रैबिट की जो आइज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इधर स्टारी स्काई डाउ पोलरिटी सेक्ट में ली वांतियान रिवर डिफाइन सेक्ट में नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आता है और ली वांतियान से कह रहा होता है कि स्टारी रिवर कोड, डाओ रिवर कोड और पोलरिटी रिवर कोड के जो तीनों एंसेस्टर हैं वो मान गए हैं। बहुत ही जल्द वो सीक्रेट रियलाम को इनहेरिट करने वाले हैं। आपको उन्हें एक बार देखना चाहिए। ली वांतियान ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम उन्हें अलाउ कर दो। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।